Hello, good morning everyone. Myself Vishnu Naman, Assistant Professor Law. I would like to welcome you all on my YouTube channel Legal Fable. और आज के हम लोग अभी पढ़ रहे हैं आईपीसी का लेक्चर सीरीज। और इस आईपीसी के लेक्चर सीरीज में आज का हमारा टॉपिक है, चैप्टर का नाम है ज्वाइंट एंड कंस्ट्रक्टिव लायबिलिटी। इस टॉपिक में हम लोग ज्वाइंट एंड कंस्ट्रक्टिव लायबिलिटी में आज हम लोग ज्वाइंट लायबिलिटी पढ़ेंगे और नेक्स्ट चैप्टर में या नेक्स्ट क्लास में हम लोग कंस्ट्रक्टिव लायबिलिटी पढ़ेंगे। तो ज्वाइंट लायबिलिटी हमारे आईपीसी में अगर हम लोग देखें तो इट वाज प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 34 ऑफ आईपीसी। नाउ इट हैज बीन प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 3 सबसेक्शन 5 ऑफ बीएनएस भारतीय न्याय संहिता। ठीक है, तो अब क्या है हमारा सेक्शन 34 या हमारा 3 सबसेक्शन 5? तो अगर हम इसका मार्जिनल नोट देखते हैं तो कहता है कि सेक्शन 34 का कि एक्ट्स डन बाय सेवरल पर्सन इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन। ठीक है, एक्ट्स डन बाय सेवरल पर्सन ठीक है, ये इसका मार्जिनल नोट है। एक्ट्स डन बाय सेवरल पर्सन इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन, मतलब देयर आर, हम लोग इसमें कुछ इसेंशियल अगर डिस्कस करेंगे तो सेक्शन 34 में या सेक्शन 3 सेक्शन 5 में कुछ इसेंशियल है। इसका क्या क्या इसेंशियल है, पहला हम लोग अगर कहेंगे तो जैसे आप लोग इसमें देख रहे होंगे एक्ट्स डन बाय सेवरल पर्सन, पहली चीज। दूसरा, इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन। और तीसरी चीज हमारी इसमें क्या है, द एक्ट मस्ट बी डन बाय ऑल द पर्संस, ना, पार्टिसिपेशन ऑफ ऑल द पर्सन। ठीक है, तो इसेंशियल हम लिख सकते हैं इसका क्या, ठीक है, पहला एक्ट्स या एक्ट डन बाय मोर देन वन पर्सन। मतलब कम से कम एक व्यक्ति से अधिक व्यक्ति होना चाहिए। मतलब एक से अधिक मतलब दो या अधिक व्यक्ति होंगे तो ही कॉमन इंटेंशन विल बी एप्लीकेबल, या कॉमन इंटेंशन का जो प्रिंसिपल होगा वो अप्लाई होगा। ठीक है, अदरवाइज नहीं होगा। फिर दूसरा क्या कहता है कि देयर शुड बी अ प्रायर मीटिंग ऑफ माइंड्स, ना। ये इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन का मतलब प्रायर मीटिंग ऑफ माइंड। और तीसरी चीज एक्टिव पार्टिसिपेशन बाय ऑल। ठीक है, ये तीन चीज हम इसको कह सकते हैं कि इंपॉर्टेंट है या इसेंशियल रिक्वायरमेंट है फॉर बीइंग अ क्राइम टू बी कंसीडर्ड अंडर सेक्शन 34 या सेक्शन 3 सबसेक्शन 5। तो पहला चीज कि एक्ट डन बाय सेवरल पर्सन, या एक से अधिक होगा, मतलब एक से अधिक का मतलब दो होगा, तीन होगा, चार होगा, हजार हो सकता है। उसका नंबर, मैक्सिमम नंबर फिक्स नहीं है, मिनिमम नंबर कितना है, एक से अधिक या दो से अधिक। ठीक, दूसरी चीज क्या कि प्रायर मीटिंग ऑफ माइंड। सपोज इफ जैसे आज सपोज करिए कि अगले दिन हमको मर्डर करना है या कोई क्राइम कमिट करना है, तो वी विल हैव टू देयर शुड बी अ कंसेंसस। हमारा मतलब जो जिस व्यक्ति के साथ मिल के हम अपराध करने वाले हैं उसका और हमारा उस पॉइंट पे क्या होना चाहिए, कंसेंसस होना चाहिए। मतलब कह सकते हैं कंसेंसस एड इडम इसको बोलते हैं, मतलब कंसेंट इन द सेम सेंस। जैसे
कि मान लीजिए हमने प्लानिंग की कि टुमारो वी विल हैव टू मर्डर मिस्टर एक्स, और कैसे करनी है, चाहे गन से करनी है या किसी भी वेपन से हो सकता है, आपको मर्डर कमिट करना है। तो जिस मान लीजिए हमने प्लान बनाया कि हम गन खरीदेंगे, आप वहां पे आएंगे, फिर इसके बाद हम जो है हम लोग मिलके उनको पकड़ लेंगे या जो है क्राइम कमिट कर देंगे। जो भी आपने प्लान बनाया है वो प्लान कैसा होना चाहिए, प्रायर मीटिंग ऑफ माइंड्स होना चाहिए। मतलब जिन दो लोगों ने अपराध करने के लिए एक्चुअली वे प्लान बनाया है, उन दोनों लोगों का माइंड जो है पहले से मीटिंग हुआ होना चाहिए, मतलब एक ही बात पे उनका सहमति होना चाहिए। फिर तीसरी चीज क्या कर रहा है, एक्टिव पार्टिसिपेशन बाई ऑल। मतलब अगर सभी व्यक्तियों ने उसमें एक्टिव पार्टिसिपेशन नहीं किया है तो वो ज्वाइंट लायबिलिटी में नहीं आएगा, वो चला जाएगा कंस्ट्रक्टिव लायबिलिटी में, सेक्शन 34 में या सेक्शन 149 में चला जाएगा ना, 34 में नहीं आएगा। तो इसको अभी हम लोग ये 3 इसेंशियल पढ़े। अब इस 3 इसेंशियल्स के आधार पे हम लोग केसेस को डिस्कस करेंगे, जिससे हमको और क्लियरिटी आएगी सेक्शन 3 सबसेक्शन 5 के बारे में। एक बार हम प्रोविजन पढ़ देते हैं कि क्या कहता है सेक्शन 34 या सेक्शन 3 सबसेक्शन 5। तो क्या कहता है, मार्जिनल नोट कह रहा है कि एक्ट डन बाय सेवरल पर्सन इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन, और उसका प्रोविजन कहता है व्हेन अ क्रिमिनल एक्ट इज डन बाय अ सेवरल पर्सन्स इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन ऑफ ऑल। क्रिमिनल एक्ट इज डन बाय सेवरल पर्सन एंड उसके में कैसे किया जा रहा है, बाय इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन ऑफ ऑल। मतलब जितने लोगों ने उस क्राइम को करना है उन सभी लोगों का इंटेंशन एक है, और उस इंटेंशन को आगे बढ़ाने के लिए क्राइम कमिट किया जा रहा है। ईच ऑफ सच पर्सन्स इज लायबल फॉर द एक्ट डन इन द सेम मैनर एज इफ द एक्ट itself done have been done by himself ना। each of such persons is liable for that act in the same manner as if it were done by him alone ना? मतलब उस ग्रुप के जितने मेंबर्स, 2 3 4 5 जितने भी मेंबर्स हैं, सभी मेंबर्स ऐसा कंसीडर किया जाएगा कि सभी ने कलेक्टिवली उस अपराध को किया। मान लीजिए आपने मर्डर किया, जैसे 2 व्यक्तियों ने मिलकर मर्डर किया, एक ने चाकू दिया और दूसरे ने मर्डर किया, तीसरे ने उसको पकड़ के रखा था। तो ऐसा नहीं होगा कि उस मर्डर के लिए हम तीनों को अलग अलग पनिश करेंगे ना, चाकू देने के लिए अलग या पकड़ने के लिए अलग। all the persons those who were involved in the crime will be considered as a criminal under section 34 या section 3 subsection 5। एक और बात हम यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं कि जो हमारा सेक्शन 34 आईपीसी का था या सेक्शन 3 सबसेक्शन 5 बीएनएस का था, ये क्या एक्चुअल में ये कोई स्पेसिफिक ऑफेंस क्रिएट करता है, whether it creates any specific offense। ये क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि क्या ये कोई स्पेसिफिक ऑफेंस क्रिएट करता है। जैसे हम लोग आईपीसी में जो भी प्रोविजन पढ़ रहे हैं, जैसे मान लीजिए हमारा मर्डर का प्रोविजन हो गया, रेप का प्रोविजन हो गया, थेफ्ट का प्रोविजन हो गया, तो वो बताता है कि अगर ये एक्ट आप करेंगे तो उसको इस क्राइम में कंसीडर किया जाएगा। बट यहाँ पे क्या हम उस पर्टिकुलर एक्ट को क्या कोई अलग अपराध मान सकते हैं, तो वो कोई अलग अपराध नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि सेक्शन 34 या सेक्शन 3 सबसेक्शन 5 इज merely a rule of evidence। ठीक है, सिर्फ ये एक रूल ऑफ एविडेंस है, ये कोई स्पेसिफिक अलग अपराध नहीं क्रिएट करता है। ठीक है, तो उस चीज को हमको ध्यान में रखना है। ये हमारा 1 नंबर ऑब्जेक्टिव का है कि वेदर इट क्रिएट्स एनी स्पेसिफिक ऑफेंस, तो वी कैन से नो इट डज नॉट क्रिएट्स एनी स्पेसिफिक ऑफेंस बट इट इज अ मेयरली अ रूल ऑफ एविडेंस। रूल ऑफ एविडेंस का मतलब कि हम अपराध के लिए लायबिलिटी डिक्लेयर करते समय
इस सेक्शन 34 का या सेक्शन 3 सबसेक्शन 5 का हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग आते हैं अपने केसेस पे। जो हमारा केसेज है जिसको हम लोग इस चैप्टर में एक्चुअल में डिस्कस कर सकते हैं, तो कौन कौन से केसेज है। सबसे पहले हमको देखने को मिलता है बारेंद्र कुमार घोष वर्सेस किंग एम्परर 1925 1925। बारेंद्र कुमार घोष वर्सेस उन्नीस सौ 25। ये हमारा जो प्रीवी काउंसिल के द्वारा फाइनली डिक्लेयर किया गया था। इस केस में इसको हम लोग क्या कहते हैं, पोस्ट मास्टर केस भी कहते हैं ना। पोस्ट मास्टर केस भी हम लोग इसको कहते हैं। पोस्ट मास्टर केस का मतलब कि इस केस में हम लोग देखते हैं कि देयर वाज अ पर्सन हु वाज अ पोस्ट मास्टर ना। वो दिन भर के कलेक्शन को, दिन भर का जो सारा मनी कलेक्ट हुआ था उसको शाम को काउंट कर रहा था। और ये जो बारेंद्र कुमार घोष है, ये अपने 3 मित्रों के साथ वहां पे एक्चुअली आता है। और उसने क्या किया, बारेंद्र कुमार घोष खुद गेट पे खड़ा हो गया कि मैं देखता हूं और आप लोग अंदर जाइए, मनी कलेक्ट करके ले आइए। जब वो लोग अंदर जाते हैं तो अंदर उन्होंने जब मनी की डिमांड की पोस्ट मास्टर से, तो उसने पैसा देने से इनकार कर दिया। एंड देन आफ्टर दे किल्ड दे शॉट मिस्टर पोस्ट मास्टर डेड ना। और पोस्ट मास्टर की हत्या करके वो लोग भाग जाते हैं। बारेंद्र कुमार घोष भी गन शॉट का फायरिंग करते हुए भागता है जिससे कि उसको पकड़ा न जा सके। बट ही वॉज कॉट एक्चुअली बाय द पीपल्स। ठीक है, और क्या हुआ फाइनली जब ये मामला कोर्ट में आया, तो व्हाट वाज द कंटेंशन ऑफ द बारेंद्र कुमार ना, कि क्या कहा उसने कि पहली चीज कि आई वॉज नॉट द पर्सन हु किल्ड। मैं वो व्यक्ति नहीं हूं जिसने अपराध किया है या जिसने गोली चलाई है। दूसरी चीज क्या कहा, आई वॉज merely guarding the, मैं उस घटना का केवल गार्डिंग कर रहा था, मैं उसमें एक्चुअली इन्वॉल्व नहीं था। मैं केवल बाहर से देख रहा था कि क्या कोई आ रहा है या नहीं आ रहा, तो मुझे सिर्फ उतने के लिए दंडित किया जाना चाहिए। ये कंटेंशन था बारेंद्र कुमार घोष का। और अभी मैंने बताया कि जब आप लोग कोई क्राइम कलेक्टिवली करते हैं, मतलब प्लान आपने किया है और प्लान के बाद उस प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए आपने कलेक्टिवली काम किया है, तो सभी लोगों को ऐसे ही पनिश किया जाएगा कि जैसे आपने वो क्राइम अकेले किया हो। दिस इज द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 34 या सेक्शन 3 सबसेक्शन 5। ठीक है, तो अब इसमें बारेंद्र कुमार को क्या हुआ, बारेंद्र कुमार घोष was held liable। किस चीज के लिए, फॉर, मतलब बारेंद्र कुमार घोष को उनके मित्रों के साथ उस हत्या का जिम्मेदार ठहराया गया एंड उनका जो कंटेंशन था इसको रिजेक्ट कर दिया गया। ठीक है, इसके बाद ये हम बहुत इंपॉर्टेंट केसेस हैं आपके सेक्शन 34 या सेक्शन 3 सबसेक्शन 5 के, इसको आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट केस आता है जिसको हम लोग कहते हैं महबूब शाह वर्सेस किंग एम्परर, और दिस केस इज ऑफ 1945। महबूब शाह वर्सेस
1945 का केस है। ठीक है, और ये भी प्रीवी काउंसिल के द्वारा डिसाइड किया गया था। ना, प्रीवी काउंसिल के द्वारा डिसाइड किया गया था। इस केस में एक्चुअली कुछ लोग थे जो दे वेर गोइंग फॉर द कलेक्शन ऑफ रीड्स ना। ये रीड्स क्या है? तो रीड्स आप लोग अगर अपने लोकल टर्मिनोलॉजी में समझें तो रीड्स को हम लोग हिंदी में बोलते हैं, जिसको इंग्लिश में समझ में आ रहा है उसके लिए अच्छा है, इसको हिंदी में समझ में आता है उसके लिए रीड्स को हम लोग बोलते हैं नरकट या सरकंडा ना। ये एक तरह की स्टिक होती है, जंगली घास हम लोग इसको बोल सकते हैं। इसका कई तरह में, जैसे गांव में इसका छप्पर बनाने के लिए यूज होता है, या पहले इसमें जो है इसको पेन भी, एज ए पेन भी यूज किया जाता था इन एंशियंट डेज। ठीक है, तो इस रीड्स को कलेक्ट करने के लिए कुछ लोग जा रहे थे। उन कुछ लोगों का नाम अल्लाहदाद और हमीदुल्लाह है। ठीक है, कौन कौन जा रहा था? अल्लाहदाद एंड हमीदुल्लाह। ये लोग जा रहे थे क्या करने? सरकंडा को कलेक्ट करने, या नरकट को कलेक्ट करने, या रीड्स को कलेक्ट करने। ठीक है, और इसको सिंधु नदी केस भी कहा जाता है। सिंधु नदी केस या सिंधु रिवर केस भी इसको कहा जाता है। तो क्योंकि इस नदी पे ही ये इंसिडेंट हुआ था, तो ये लोग अल्लाहदाद और हमीदुल्लाह सरकंडा कलेक्ट करने जा रहे थे। ठीक है, उसके बाद नदी पे ही इनके कुछ पड़ोसी लोग, जिनका नाम मोहम्मद शाह था, कासिम शाह था और वली शाह था, ये तीन लोग वहीं पे खड़े थे। जिसमें से कासिम शाह ने, गुलाम कासिम शाह ने कहा कि आप लोग ये कलेक्शन करने मत जाइए क्योंकि ये मेरा खेत है। ठीक है, दिस रीड्स बिलोंग्स टू मी, दैट्स व्हाई यू शुड नॉट गो टू फील्ड फॉर कलेक्शन ऑफ द रीड्स। तो इन लोगों ने अल्लाहदाद और उन लोगों ने बात नहीं मानी, और उन लोगों ने जाके वापस जब लेके आते समय फिर क्वेश्चन किया गया कि ये रीड्स हमको वापस कर दो। कौन कहा? गुलाम कासिम शाह ने कहा। कौन कौन था? गुलाम कासिम शाह। गुलाम कासिम शाह ने कहा कि आप ये जो सरकंडा लेके आए हैं ये मुझे वापस कर दीजिए, नहीं तो ठीक परिणाम नहीं होगा। और इस पे क्या कर दिया, इन लोगों में फाइटिंग हो गई, और फाइनली जो अल्लाहदाद के ऊपर था, अल्लाहदाद ने एक्चुअल में अटैक किया किसके ऊपर? इसमें देखिए बहुत कंफ्यूजिंग है, वली शाह के ऊपर अटैक किया। कौन? अल्लाहदाद। अल्लाहदाद ने वली शाह के ऊपर अटैक किया। वली शाह, गुलाम शाह और मोहम्मद शाह, ये अरे मैं सॉरी मोहम्मद नहीं, महबूब शाह, ये तीन लोग एक पार्टी के थे और ये दोनों दूसरी पार्टी के थे। ठीक है, गुलाम कासिम हो गया, वली शाह हो गया, और तीसरा महबूब शाह। ये महबूब शाह, गुलाम कासिम और वली शाह, ये तीनों एक पार्टी के थे। और वली शाह जो है महबूब शाह का पिता था। वली शाह महबूब शाह का पिता था। जब अल्लाहदाद ने एक बांस के टुकड़े से वली शाह के ऊपर अटैक किया, और वली शाह की एक तरह से कह सकते हैं कि गिर पड़ा, मूर्छित हो गया। इसके बाद उसको बचाने के लिए कौन कौन आया? महबूब शाह आए और कासिम शाह आए। ठीक है, और उन लोगों ने गन से शॉट किया, जिसके बाद किसकी डेथ हो गई? अल्लाहदाद की जो है इसमें डेथ हो गई। कौन मरा? अल्लाहदाद मरा। ठीक है, अल्लाहदाद की डेथ हो गई, और
किसने मारा? महबूब शाह और कासिम शाह ने अटैक किया, और सॉरी महबूब शाह और वली शाह ने अटैक किया। कासिम शाह तो सिर्फ उसमें इन्वॉल्व था, बट ही डिड नॉट एक्चुअली कमिटेड द ऑफेंस। ठीक है, तो अब इसमें कहा गया सेक्शन 34, इसके पहले आप देख रहे हैं 1925 में मामला हुआ ही है बारेंद्र कुमार घोष, तो कंटेंशन क्या रखा गया कि दिस शुड बी आल्सो डिक्लेयर्ड एज अ केस ऑफ सेक्शन 34, इसको सेक्शन 34 में डिक्लेयर किया जाना चाहिए। जहां भी हम सेक्शन 34 बोल रहे हैं, आप लोग 3 सबसेक्शन 5 भी बीएनएस का समझिएगा, क्योंकि तब बीएनएस नहीं था। ये बीएनएस हमारा आया है 1 जुलाई 2023 से। ठीक है, तो बोला कि सेक्शन 34 में ये केस कंसीडर किया जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो भी एक्ट हुआ था, जो भी क्राइम हुआ था, वो कलेक्टिवली उन लोगों ने प्रायर मीटिंग ऑफ माइंड करके किया था। तो हम लोग इस केस में ऑनरेबल जज का जजमेंट देखें, इससे पहले हम इसको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। जैसे बारेंद्र कुमार घोष में आपने देखा था कि उन लोगों ने प्लानिंग किया कि हमको पोस्ट मास्टर के यहाँ जाना है और पैसा लेना है, और उस पैसे के लिए यदि हम गन लेके जा रहे हैं तो इसका मतलब कहीं ना कहीं मेरा माइंड मेकअप है कि आई विल आल्सो कमिट द मर्डर इफ इट इज रिक्वायर्ड। बट इन द केस ऑफ महबूब शाह ऐसा नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि आप लोग जो इसेंशियल देख रहे हैं, एक्ट्स डन बाय मोर देन वन पर्सन, ये महबूब शाह केस में है, कोई दिक्कत नहीं है। प्रायर मीटिंग ऑफ माइंड्स इज मिसिंग अंडर महबूब शाह केस। कैसे? एक्टिव पार्टिसिपेशन भी है, बट प्रायर मीटिंग ऑफ माइंड्स कैसे नहीं है? क्योंकि जब महबूब शाह जब अलाहाबाद और हमीदुल्लाह ने जाके कलेक्शन करना शुरू किया, तब उन्होंने ऐसा कुछ नहीं प्लान बनाया था कि आज इनका मर्डर कर देना। उन्होंने सिर्फ कहा कि आप मेरा कलेक्शन मत कीजिए, वो मेरा रेट्स है, मेरा सरकंडा है। लेकिन उन लोगों ने बात नहीं मानी और कलेक्शन हुआ। फिर जब अलाहाबाद ने वली शाह के ऊपर एक्चुअल में अटैक कर दिया और वली शाह गिर पड़ा, तो उसने हीट ऑफ द मोमेंट में उस समय जो है ऐसा कदम उठाया अपने परिवारीजनों को बचाने के लिए, दैट इज प्राइवेट डिफेंस। ठीक है, तो सो वी कैन से दैट अंडर द केस ऑफ महबूब शाह वर्सेस किंग एम्परर, सेक्शन 34 विल नॉट बी एप्लीकेबल। ठीक है, क्यों नहीं एप्लीकेबल होगा? कि यहाँ पे प्रायर मीटिंग ऑफ माइंड्स नहीं था। ठीक है, और इसमें एक और बात बताया गया, कॉमन इंटेंशन में एक्चुअल में प्रीवी काउंसिल ने कॉमन इंटेंशन और सिमिलर इंटेंशन में डिफरेंस बताया। कॉमन इंटेंशन में क्या कहा कि देयर इज अ प्री प्लान रिगार्डिंग द कमीशन ऑफ क्राइम, कैसे क्राइम किया जाएगा उसका एक प्री प्लान होता है, और वो सारी उसी प्लान के हिसाब से एग्जीक्यूशन होता है, उसको हम लोग बोलेंगे कॉमन इंटेंशन। बट सिमिलर इंटेंशन में प्री प्लान नहीं होता है, वहां पे ऑब्जेक्ट भले सेम हो जाए, जैसे ए ने बी की हत्या करनी चाहिए, वहां पे सी भी व्यक्ति आ गया, और सी भी जैसे सी को नहीं पता था कि ए हत्या करने वाला है बी का, लेकिन सी भी हत्या करना चाहता था, लेकिन उसको पता नहीं था कि क्यों। ठीक है, तो सी भी उसमें इन्वॉल्व हो गया, बट दैट वाज नॉट प्राइमरली डिस्कस बिटवीन बोथ द क्रिमिनल्स ना, तो इसको बोला जाएगा सिमिलर इंटेंशन। ये भी इसमें बताया गया। तो इस केस को हम लोग दो चीज के लिए जानेंगे, एक तो डिफरेंस बिटवीन कॉमन इंटेंशन एंड सिमिलर इंटेंशन, और दूसरा सेक्शन 34 के लिए। ठीक है, ये हो गया। फिर इसके बाद हमको और एक इंपॉर्टेंट केस मिलता है, जो पांडुरंग वर्सेस स्टेट ऑफ। एक बार इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए, क्योंकि इसको रब करना पड़ेगा। ठीक है, हो गया। अब तो इस केस में तीसरा केस हम क्या डालेंगे? पांडुरंग वर्सेस स्टेट ऑफ हैदराबाद 1955 का केस है। ठीक है, एक्चुअल में गीला हो गया है, जस्ट मिनट।
तो अगला हमारा तीसरा केस है पांडुरंग वर्सेस स्टेट ऑफ हैदराबाद। इसमें क्या हुआ था, ये 1955 का केस है। इसमें भी हम सेक्शन 34 में इसको हम लोग पढ़ते हैं और इसमें भी डिफरेंस बताया गया था बिटवीन कॉमन इंटेंशन एंड सिमिलर इंटेंशन। तो व्हाट वाज द फैक्ट ऑफ दिस केस? तो क्या हुआ कि इसमें जो है कितने लोग थे? 5 peoples were there who committed the offense of murder and they were actually being tried by the court। और उसमें से क्या हुआ कि 3 लोगों को फाइनली डिफरेंट पनिश किया गया ना। इसमें कंटेंशन दिया गया कि इसमें भी सब लोगों ने कलेक्टिवली मर्डर किया है, तो उनको जो है कलेक्टिवली जो है लायबल ठहराया जाना चाहिए। किसके लिए? सेक्शन 34 के लिए। लेकिन क्या क्या सेक्शन 34 यहाँ पे नहीं अप्लाई हुआ। एक व्यक्ति जो पांडुरंग था उनको कहा कि सेक्शन 34 विल नॉट बी। पांडुरंग, भीलिया और टूकिया, ये 3 लोग थे। पांडुरंग, भीलिया एंड ये 3 लोग थे। इन तीनों ही लोगों को अलग अलग पनिश किया गया है। मतलब सेक्शन 34 अगर होता तो एक ही ऑफेंस के लिए तीनों को पनिश किया जाता, बट ये सेक्शन 34 नहीं अप्लाई हुआ, इसलिए तीनों ही व्यक्तियों को अलग अलग क्या किया? पनिश किया, जिसकी वजह से सेक्शन 34 यहाँ पे अप्लाई नहीं होगा। और कॉमन इंटेंशन और सिमिलर इंटेंशन में वही डिफरेंस बताते हुए कहा कि सिमिलर इंटेंशन और कॉमन intention means basically there is a prior meeting of minds and pre-arranged plan for the commission of the offense, but in similar intention there is no such kind of plan, there is no such kind of planning, but object may be same but the planning is not same। ठीक है, ये हो गया हमारा पांडुरंग का केस। इसके बाद हमको जो सबसे इंपॉर्टेंट केस मिलता है सेक्शन 34 में, ऋषिदेव पांडे वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। ठीक है, ये 1955 का केस ये भी है। ऋषि पांडे वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। ठीक है, 1955। इसमें भी 5 लोग, अरे सॉरी, इसमें भी एक्चुअल में 3 लोगों ने मिलकर मर्डर किया था, रामलोचन, ऋषि देव और बांस लोचन। ठीक है, क्या नाम था? राम लोचन, दूसरा ऋषिदेव और तीसरा बांस लोचन। इन 3 लोगों ने क्या किया एक्चुअल में, इन्होंने एक तीसरा व्यक्ति जिसका नाम शिवमूर्त था उसकी हत्या की थी। शिवमूर्त एक्चुअल में रात में सोया हुआ था और ये तीनों ही लोग उसके घर में आए। और रामलोचन ने एक्चुअल में ऋषिदेव के पास एक लाठी था, रामलोचन के पास एक गणासा था और बांसलोचन वहां पे था। तो ऋषिदेव ये रामलोचन ने उस गणासे से एक ही बार में इनकी शिवमूर्त की हत्या कर दी। एंड इट वाज claimed that section 34 should be applicable here because क्योंकि सेक्शन 34 का मेन कंटेंट है कि there should be a prior meeting of minds and the act must be committed in furtherance of common intention। तो common intention इसमें था, तीनों ही लोग चाहते थे कि उसकी हत्या हो जाए और हत्या होने के बाद जो उनका ऑब्जेक्ट भी उनका वही था और इंटेंशन भी वही था। उन लोगों ने क्या किया, शिवमूर्त की हत्या कर दी। अब इसमें मामला क्या है कि सभी को पनिश कर दिया गया बाय लोअर कोर्ट, बट मिस्टर ऋषिदेव वाज ऑफ द व्यू, इन्होंने सोचा कि मैं तो चूंकि हत्या किया नहीं हूं, हत्या किया है रामलोचन ने, इसलिए मुझे सजा नहीं मिलनी चाहिए। तो इन्होंने अपील कर दिया और इन द अपील इट वाज डिसाइडेड कि दो यू वेयर नॉट एक्चुअली इन्वॉल्व इन द
crime, but without you the actual commission of the crime was not possible. You were active participant. ना क्या थे ये? जैसे एक व्यक्ति सोया हुआ है शिव मूर्त अपने बेड पे, ठीक है, ये हो गया बेड, इस पे शिव मूर्त सोया हुआ है, ये लाठी लेके खड़ा है, ये गड़ासा लेके खड़ा है और ये ऐसे ही खड़ा है। तो इसका मतलब ये तीनों का ही प्लानिंग था कि अगर कुछ भी होगा इसकी हत्या आज कर ही देनी है। मतलब दे वेयर एक्चुअली इन्वॉल्व इन द क्राइम, और उन्होंने एक्टिव पार्टिसिपेशन भी किया है, इसलिए सेक्शन 34 का ना अप्लीकेबल होने का कंटेंशन यहाँ पे नहीं होगा। और इसलिए ऋषिदेव पांडे का अपील में सिर्फ यही ऋषिदेव पांडे गए थे, इन दोनों ने उस सजा को एक्सेप्ट कर लिया था। तो द अपील ऑफ द ऋषिदेव पांडे was dismissed. ठीक है, ऋषिदेव पांडे का जो अपील था इसको डिसमिस करते हुए ऑनरेबल कोर्ट ने कहा कि आपका जो कंटेंशन है कि आपने एक्चुअल में क्राइम नहीं किया था, आप उसमें इन्वॉल्व नहीं थे, ये गलत है, क्योंकि विदाउट यू द कमीशन ऑफ द क्राइम वाज नॉट पॉसिबल। यू ऑल द 3 पीपल वेयर एक्टिवली इन्वॉल्व इन द कमीशन ऑफ द क्राइम। आप सभी लोगों ने बराबरी से हिस्सेदारी निभाई है और सभी लोगों ने हत्या की है, इसलिए आपको जिम्मेदार ठहराया जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कंप्लीट सेक्शन 34 ऑफ आईपीसी, जिसको हम लोग अभी बीएनएस में सेक्शन 3 सबसेक्शन 5 में पढ़ेंगे। और केसेस तो वही बदलेंगे नहीं, केसेस तो वही रहेंगे, इसलिए ये सारे हमारे केसेस हो गए। कौन कौन से हमने केसेस पढ़े एक बार हम रिवाइज करा देते हैं। 3-4 तो हो गया। पहला दूसरा कौन सा केस है? पहला केस है बारेंद्र कुमार घोष वर्सेस किंग एम्परर और दूसरा केस है इसमें महबूब शाह वर्सेस किंग एम्परर भी है। ठीक है, ये 1945 का है, ये 1925 का है और ये इसके बाद 55 का, ये दोनों केस है। अब इन सारे केसेस में हमने बारेंद्र कुमार घोष में देखा था सेक्शन 34 वाज एप्लीकेबल, महबूब शाह में सेक्शन 34 इसलिए नहीं अप्लाई हुआ था क्योंकि वहां पे पहले से प्रायर मीटिंग ऑफ माइंड्स नहीं था। द एक्ट वाज एक्चुअली कमिटेड एट द हीट ऑफ मोमेंट, और उसी समय डिसाइड हुआ कि मर्डर करना है, पहले से नहीं था। और मर्डर करना है ये दोनों ही लोगों में डिसाइड नहीं हुआ, उसमें एक्चुअल में हो सकता है कि सेक्शन 34 का एक और क्वेश्चन बनता है कि क्या कैन प्रायर मीटिंग ऑफ माइंड्स कैन बी हैपनिंग इन द एट द सीन ऑफ क्राइम। तो क्या जिस पे घटना हुआ है क्या वहां पे भी प्रायर मीटिंग ऑफ माइंड्स कंसीडर किया जाता है? तो आंसर है हाँ। लेकिन यहाँ पे एक्चुअल में उन सभी लोग, मतलब आप जितने अपराधी हैं उन सभी लोगों का आपस में उस समय प्रायर मीटिंग ऑफ माइंड्स पॉसिबल नहीं था, इसलिए इसको कंसीडर नहीं किया गया सेक्शन 34 में। इसके बाद पांडुरंग वर्सेस स्टेट ऑफ हैदराबाद का केस है, जिसमें हम लोग बेसिकली पढ़ते हैं डिफरेंस बिटवीन कॉमन इंटेंशन एंड सिमिलर इंटेंशन, इसमें भी वही बताया गया था। फिर तीसरा चौथा केस है ऋषिदेव पांडे वर्सेस, इसमें भी सेक्शन 34 जो है डिनाई कर दिया गया। और इसके बाद फिर ऋषिदेव पांडे वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, इसमें सेक्शन 34 अप्लाई हुआ था। ऋषिदेव पांडे को लाइबल ठहराया गया था फॉर द मर्डर ऑफ मिस्टर शिव मूर्त। ठीक है, तो दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर, दैट इज सेक्शन 34 ऑफ आईपीसी, जिसमें हमने इन सारे केसेस को डिस्कस किया। आई एक्सपेक्ट कि आप लोगों को समझ में आया होगा और बहुत अच्छे से समझ में आया होगा सेक्शन 34 या ज्वाइंट लायबिलिटी या कॉमन इंटेंशन। इसको हम लोग कितने नामों से जानते हैं? सेक्शन 34, ज्वाइंट लायबिलिटी, कॉमन इंटेंशन या 3 सबसेक्शन 5, अब ये हो गया। ठीक है, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर बीइंग विथ मी एंड प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर टू दोज हु आर एक्चुअली इन नीड ऑफ सच काइंड ऑफ कंटेंट्स, क्योंकि उनके पास ऐसे रिसोर्सेज नहीं हैं, दे कैन नॉट अफोर्ड एक्चुअली सच काइंड ऑफ लेक्चर्स।
आप जुडिशियल क्लासेस की सारे क्लासेस की लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे, बट जुडिशियल क्लासेस के लेक्चर्स नहीं मिलते हैं बिकॉज दीज लेक्चर्स आर वेरी एक्सपेंसिव. दैट्स वाई इट इज एन इनिशिएटिव बाय माय साइड to help you all. Thank you very much.